तो चलिए हम लोग देखते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटेल में, पूरा लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, देखिए कहता है, अगर हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड का, आपको पता है इंटरनेशनल ट्रेड में हर कंट्री कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है और हर कंट्री कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली टर्म्स ऑफ ट्रेड होता क्या है समझिएगा। कहता है यार वह रेट है, दैट इट इज अ रेट एट विच अ कंट्री इज रेडी टू एक्सपोर्ट सो दैट इट कैन इंपोर्ट समथिंग, है ना। जैसे अगर आप एक कमोडिटी सेल किए, ठीक है, तो उससे जो भी पैसा आएगा उससे कुछ ना कुछ आप इंपोर्ट भी कर पाओगे। ठीक है, तो एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का जो प्राइसेस होता है उसका रेशियो बेसिकली क्या होता है, एक्सपोर्ट प्राइस और इंपोर्ट प्राइस का रेशियो जो होता है वो बेसिकली कहलाता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, सिंपली देखिए, टर्म्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द रेट एट विच द प्रोडक्ट ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अनदर कंट्री। ठीक है, कहता है इट इज एक्सप्रेस्ड इन मनी, इसको हम लोग मनी के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, एंड द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज नॉट लीगल टेंडर इन अदर कंट्री। देखो टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम लोग मनी के रूप में दिखाते हैं, और जो इंडिया में रुपया चल रहा है तो अमेरिका में तो रुपीज नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो इसी कारण से हम कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तब ही जाकर के कुछ इंपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करेंगे नहीं तो फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगा नहीं, और जब फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगा नहीं, ठीक है, तो हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही जरूरी है। ठीक है, एक प्रोफेसर है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जोसिंग, है ना, इसको टॉसिंग भी कहीं कहीं बोलते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा। द कंट्री विच इज ईगर टू सेल एंड परचेज स्टैंड्स एट अ डिसएडवांटेज। देखो अगर कोई कंट्री बहुत ईगर है, अब हमको अपना सामान बेचना ही बेचना है, तो उसका बेनिफिट सामने वाला कंट्री उठाता है। क्या कहेगा, सस्ते में दीजिए आप हमको, ठीक है, तभी हम आपको आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे। ठीक है, या कोई कंट्री जो बहुत ईगर है टू परचेज समथिंग, है ना, तो सामने वाला कंट्री क्या कहेगा, हम आपको महंगा में देंगे, ठीक है, हायर रेट में देंगे, लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, क्योंकि आपको तो चाहिए ना। तो आप वैसे समय में वही कहा गया है, इफ यू आर ईगर टू सेल और ईगर टू परचेज देन दैट कंट्री विल बी इन डिसएडवांटेज, उसको लॉस होगा। ठीक है, तो अदर वर्ड में हम लोग सिंपली कह सकते हैं द रेट एट विच अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट इज एक्सचेंज फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट इज कॉल्ड कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, जब हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे, है ना, तो उसको कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया सिंपली टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट। ठीक है, ये बेसिकली टर्म्स ऑफ ट्रेड कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करेंगे तो वॉल्यूम की बात होगा, मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट। हम लोग डिटेल में भी वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं डिफरेंट टाइप के। ठीक है, कहता है द रेट ऑफ एक्सचेंज और टर्म्स ऑफ ट्रेड, है ना, टर्म्स ऑफ ट्रेड को रेट ऑफ एक्सचेंज भी हम लोग कह सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड ऑफ ईच कंट्री फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द अदर। मतलब हर कंट्री का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, उस कमोडिटी, जो कमोडिटी का वो ट्रेड कर रहा है उसका इलास्टिसिटी पे। कैसे भाई, एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कहता है इफ श्रीलंकाज डिमांड फॉर इंडियाज व्हीट इज मच मोर इंटेंस, मतलब इनइलास्टिक, मतलब श्रीलंका इंडिया का जो व्हीट है उसका जो डिमांड कर रहा है वहां पे श्रीलंका में वो डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब अगर इंडिया थोड़ा प्राइस बढ़ा भी देता है तब भी श्रीलंका परचेज करता है। ठीक है, देन इंडियाज डिमांड फॉर श्रीलंकाज कॉटन, इंडिया क्या डिमांड करता है, श्रीलंका का कॉटन करता है। ठीक है, और इंडिया जो डिमांड करता है कॉटन का वो इनइलास्टिक नहीं है, वो इलास्टिक है, मतलब श्रीलंका अगर थोड़ा प्राइस बढ़ा दिया तो इंडिया बोल देगा हम क्लॉथ नहीं लेंगे। ठीक है, द टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी फेवरेबल फॉर इंडिया देन श्रीलंका। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया का टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर होगा। क्यों, क्योंकि इंडिया जानता है हम अपना प्राइस थोड़ा बढ़ा भी देंगे तब भी श्रीलंका हमारा परचेज करेगा, और वहीं श्रीलंका को भी पता है कि हमारा जो कॉटन है उसका डिमांड इंडिया में इलास्टिक है, इनइलास्टिक नहीं इलास्टिक है। ठीक है, मतलब श्रीलंका अगर थोड़ा प्राइस बढ़ाएगा तो श्रीलंका का कॉटन हम डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज बिकॉज श्रीलंका's डिमांड फॉर इंडियाज व्हीट इज हाईली इनइलास्टिक while India's demand for Sri Lanka's cotton is highly elastic, so that country gains more from the international trade where exports are more in demand and which itself has little demand for the things it imports, that is for the export of the other country। शॉर्ट में समझिए,
हर वो कंट्री फायदे में रहेगा जिसका डिमांड इनइलास्टिक रहेगा। उसका मान लीजिए हम जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं किसी को, अगर वो हमारा प्रोडक्ट इनइलास्टिक है उस कंट्री में, ठीक है, उसका डिमांड करेगा ही करेगा, लोग भले महंगा कर दे, तो वो कंट्री बेसिकली हमेशा बेनिफिट में रहेगा। ठीक है, चलिए दो इंपॉर्टेंट टर्म है ना। सबसे पहले एक बात बता दूं, है ना, टर्म्स ऑफ ट्रेड मैंने क्या बोला, ये बेसिकली होता है रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट का। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू हायर है तो वो उस कंट्री के लिए मतलब क्या होगा, फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड है, मतलब अच्छा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर है। ठीक है, कैसे, क्योंकि एक्सपोर्ट का ज्यादा प्राइस मिल रहा है एज कंपेयर टू इंपोर्ट का, है ना। हम एक्सपोर्ट ज्यादा रेट पे कर रहे हैं, इंपोर्ट सस्ता में कर रहे हैं। ठीक है, तब ये हायर होगा, 1 से ज्यादा आएगा, है ना। लेकिन अगर इंपोर्ट ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड लोअर हो, मतलब 1 से कम हो, इसका मतलब है उस कंट्री का टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर नहीं है। मतलब एक्सपोर्ट करते उतना प्राइस नहीं मिल रहा है, इंपोर्ट करते ज्यादा प्राइस हमें देना पड़ता है। ठीक है, देखिए यहीं पे दो टर्म है, फेवरेबल और अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। कहता है एक्सपोर्ट प्राइसेस राइज रिलेटिवली इंपोर्ट प्राइसेस अलाउइंग द कंट्रीज टू बाय मोर फॉरेन गुड्स विद द सेम अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट, है ना। कहता है अगर एक्सपोर्ट प्राइस इंपोर्ट प्राइस से ज्यादा हो तो वो क्या कहलाएगा, फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्योंकि उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। पीएक्स ग्रेटर देन पीएम है ना, तो ऑब्वियस सी बात है टर्म्स ऑफ ट्रेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में फॉर एग्जांपल के लिए जो ऑयल रिच नेशंस हैं वो उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो जाता है, कब, जब प्राइस सर्ज करता है, मतलब जब प्राइसेस काफी बढ़ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा क्वांटिटी दे के ज्यादा पैसा वो कमा लेता है ना, तो वो फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा। ठीक है, अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है भाई, देखो अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड की अगर बात करेंगे तो कहता है इंपोर्ट प्राइसेस राइज रिलेटिव टू एक्सपोर्ट प्राइस, मतलब इंपोर्ट प्राइस ज्यादा है, मतलब पीएम जो है वो ज्यादा है, तो पीएम ज्यादा होगा तो वैल्यू हमारा लेस देन 1 आएगा ना, तो जब लेस देन 1 आएगा तो वो अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड रहेगा। क्यों, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में, है ना, वी मस्ट एक्सपोर्ट मोर टू अफोर्ड द सेम इंपोर्ट रिड्यूसिंग इट्स इकोनॉमिक गेन, है ना। पहले मान लीजिए हम 100 रुपया का मतलब एक प्रोडक्ट बेचते थे, 100 रुपया मिलता था, तो हम दूसरे कंट्री का एक प्रोडक्ट खरीद लेते थे जिसका 100 रुपया दाम है। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या, इंपोर्ट जो कर रहे थे, मतलब जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो इस एक कमोडिटी का प्राइस हो गया 120, लेकिन जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका 100 ही रहा, तो भाई हमको 20 रुपया ज्यादा कमाना पड़ेगा ना, ज्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इंपोर्ट कर पाएंगे एक कमोडिटी, तो ये अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड हुआ। ठीक है, अब देखो यहां तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, कहता है टर्म्स ऑफ ट्रेड कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेजरमेंट है टर्म्स ऑफ ट्रेड के, कौन कौन है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इसे सवाल आता है ना। कहता है पहला कमोडिटी या नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, कहता है व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज विद इन द कंट्री देन टर्म्स ऑफ ट्रेड इट इज शोन एज द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंपोर्ट प्राइस, जो मैं लगातार बताते आ रहा हूं। ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एम। ठीक है, देखो कहता है व्हेन कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इज मेजर्ड इन एनी सर्टेन टाइम पीरियड, जब कोई दो पीरियड के बीच में हम लोग मेजर करें, ठीक है, तो वहां क्या होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर्मूला क्या है, px1 अपॉन pm1 डिवाइडेड बाय px नॉट बटा pm नॉट। ठीक है, 1 का मतलब यहाँ पे करंट ईयर है, 0 का मतलब बेस ईयर है। समझिए, एक एग्जांपल दिया हुआ है, कहता है एक्सपोर्ट प्राइस एंड इंपोर्ट प्राइस ऑफ इंडिया वाज 100 इन 1971, मतलब प्राइस जो शुरुआत पहले वाला प्राइस हमारा बेस ईयर होता है। ठीक है, तो वो कितना था, 100 रुपीज था। ठीक है, और इंपोर्ट प्राइस कितना था, वो भी 100 रुपीज था। ये कब हुआ, 1971 में। ठीक है, 1971 में। अब 1981 में क्या हुआ, एक्सपोर्ट प्राइस रिड्यूसेस, है ना, एक्सपोर्ट जो रिसेंट ईयर रहेगा वो करंट ईयर होगा, वो 90 हो गया, और PM1 जो है वो कितना हो गया, वो 110 हो गया। ठीक है, ये कब हो गया, 1981 में। तो इस पीरियड में अगर हमको मेजर करना है कि हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर हुआ है या खराब, या फिर खराब हुआ है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ 0.82 आ रहा है। ठीक है, जो बता रहा है कि 1 से कम वैल्यू आया, 1 से कम मतलब इंडिया का टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो अनफेवरेबल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से नेट बार्टर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरा है ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब क्वांटिटी के आधार पे मेजर किया जाए। फॉर्मूला यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। देखो याद रखना क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट होता है, कई बार कंफ्यूजन में क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट लिखा जाता है, नहीं। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होगा वो क्वांटिटी ऑफ एम बटा क्वांटिटी ऑफ एक्स होगा, ठीक है। सेम वही दो पीरियड में अगर मेजर करना चाहे तो इसमें क्वांटिटी के आधार पे क्या करेंगे, QM1 अपॉन QX1 होल डिवाइडेड बाय QM0 अपॉन QX0, ठीक है। वही एक एग्जांपल दिया हुआ है ना, द एक्सपोर्ट क्वांटिटी एंड इंपोर्ट क्वांटिटी ऑफ इंडिया वर 100 यूनिट्स इन 1981, देन इन 1971 लिख देते हैं, ठीक है। इंक्रीज टू इतना इतना इन 1991 लिख देते हैं, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट इंक्रीज टू 160 एंड एक्सपोर्ट क्वांटिटी बिकम 120 देन, ठीक है। ये हुआ क्लियर। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, है ना। क्या था पहले, सबसे पहले करंट टाइम का इंपोर्ट क्या है, करंट टाइम का इंपोर्ट क्या है 160 है ना, होल डिवाइडेड बाय क्या था करंट टाइम का एक्सपोर्ट कितना है 120, है ना, इनटू पहले कितना था हमारा, पहले हमारा एक्सपोर्ट की बात करते हैं, पहले इंपोर्ट हमारा कितना था 100, अब कितना है, जब पहले दोनों 100 था, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 1.33, मतलब देयर इज 33% इंप्रूव्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेड कंपेयर टू बेस ईयर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। देखो जो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड इसको दिया प्रोफेसर डोरेंस, ठीक है। ये प्रोफेसर का नाम भी याद रखेगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है, PX इंटू QX डिवाइडेड बाय PM, ठीक है। PX मतलब जो क्वांटिटी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको इनकम के टर्म में, ठीक है। तो भाई देखो PX अपॉन PM इंटू QX लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, ठीक है। मतलब प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट को मल्टीप्लाई कर दे किससे, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट से, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड, कौन सा नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला ही था ना PX अपॉन PM, तो इसको TC इंटू QX भी लिखते हैं, ठीक है। बाकी फॉर एक एग्जांपल यहाँ भी दिया है, इसको आप देख सकते हो, है ना। कहता है फ्रॉम 1971 टू 81 प्राइस ऑफ एक्स तो कितना था 140, PM था 70, क्वांटिटी ऑफ एक्स हुआ 80, ठीक है। तो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा, फॉर्मूला पुट कर दिए 160 आया, 100 से जितना ज्यादा उतना इंप्रूव, मतलब 60%, मतलब 60% इंप्रूवमेंट हुआ है टर्म्स ऑफ ट्रेड में, कब से 1971 से 1981 तक, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, है ना। देखो सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। ये प्रोफेसर वाइनर दिए हैं, है ना। इनका कहना है कि हम प्रोडक्टिविटी को अगर इंक्लूड कर दें, एक सिंगल फैक्टर है उसकी प्रोडक्टिविटी को हम लोग इंक्लूड कर दें तो क्या होगा, TS बराबर PX इंटू FX अपॉन PM। तो PX अपॉन PM को हम लोग वही कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड लिख सकते हैं इंटू FX। मतलब FX क्या है, प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, मतलब एक इंडस्ट्री है, एक सिंगल फैक्टर मतलब एक्सपोर्ट करने वाला, अगर उसको हम लोग क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो हमारा निकल जाएगा सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। अगर हम लोग बात करते हैं डबल फैक्टोरियल्स, ठीक है, तो यहां पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और इंपोर्ट इंडस्ट्री दोनों की प्रोडक्टिविटी को ली जाती है, ठीक है। क्या ये PX है, PR नहीं है, PX इंटू FX अपॉन PM इंटू FM, ठीक है। तो PX अपॉन PM को वही कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड लिख सकते हैं, और FX इंटू FM को हम लोग मान ली यहाँ पे FX अपॉन FM रहने देते हैं, ठीक है। ये FX का मतलब क्या, प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, FM का मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर है रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये भी दिया गया है प्रोफेसर वाइनर के द्वारा, ठीक है। कहता है इन दिस थ्योरी वाइनर रिप्रेजेंटेड टर्म्स ऑफ ट्रेड कंसेप्ट विच इज यूज्ड टू मेजर द रियल प्रॉफिट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कौन दिया है वो इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, ठीक है। TR बराबर, इसको TR से रिप्रेजेंट करते हैं TS, मतलब सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड इंटू RX, ठीक है। तो TS को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे PX अपॉन PM इंटू FX है ना, ये FX है,
सिंगल फैक्टर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी इनटू आरएक्स। आरएक्स का मतलब क्या है भाई? द डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम द यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जब वो एक्सपोर्ट करते हैं उन रिसोर्सेज को लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? कुछ जो भी रिसोर्सेज लगाए तो हमारे पास वो रिसोर्सेज कम हुआ तो कुछ ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन मिला ना, वही हमारा रियल कॉस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, कहता है ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है इसमें यूटिलिटी में जो चेंजेस हुआ, ठीक है, जब कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट गुड्स जो आ रहा है, ठीक है, इसके कारण जो यूटिलिटी में चेंजेस हुआ उसको बोलते हैं यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसमें TU बराबर क्या है? TR इंटू UM1 अपॉन UX1 होल डिवाइडेड बाय UM0 अपॉन UX0। वही वन जहां पे लिखा है मतलब वो करंट ईयर की बात कर रहा है, नॉट लिखा हुआ है मतलब किसी बेस ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, तो दीज आर दी डिफरेंट टर्म्स ऑफ ट्रेड के मेजरमेंट, है ना। अब क्या है भाई? अब है डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। कहता है टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमाइन कैसे करें, किसी कंट्री का कैसा है, तो समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। कहता है व्हेन देयर आर टू कंट्रीज एंड टू गुड्स, दो देश हैं दो वस्तु है, द टर्म्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्राइस। ठीक है, क्लियर? सिंपली टर्म्स ऑफ ट्रेड PX अपॉन PM ही होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, कहता है द कंट्री वन द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री वन बीइंग द इंपोर्ट ऑफ अदर कंट्री वाइस वर्सा। आपको पता है जो चीज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम कुछ अमेरिका को बेच रहे हैं, वो अमेरिका के लिए क्या है? इंपोर्ट हुआ। ठीक है, और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अमेरिका से कुछ परचेज किए, वो अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ वन कंट्री आर द इनवर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ अनदर कंट्री। मतलब हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर बेटर हुआ तो उसका खराब हुआ, उसका बेटर हुआ तो हमारा खराब हुआ। ठीक है, सपोज देयर आर टू कंट्रीज, है ना, जर्मनी एंड इंग्लैंड, दो कंट्री जर्मनी और इंग्लैंड। जर्मनी प्रोड्यूसेस लिनन एंड इंग्लैंड प्रोड्यूसेस क्लोथ। ठीक है, विच दे ट्रेड विथ ईच अदर। द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ जर्मनी आर, जर्मनी क्या बेच रहा है? लिनन बेच रहा है, तो उसका प्राइस ऑफ लिनन अपॉन प्राइस ऑफ क्लोथ हो जाएगा। ठीक है, वहीं टर्म्स ऑफ ट्रेड इंग्लैंड का क्या होगा? PC अपॉन PL, चूंकि वो एक्सपोर्ट कर रहा है क्लोथ को, इंपोर्ट कर रहा है लिनन को। ठीक है, कहता था टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन देम आर डिटरमाइंड व्हेन देयर प्राइस रेशियो, है ना, व्हेन देयर प्राइस रेशियो आर इन इक्विलिब्रियम, दैट इज PL अपॉन PC इक्वल PC अपॉन PL। वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कब होगा ये 1? देखिए, इसके डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, क्या है? मान लीजिए ये हमारा, थोड़ा इसको मैं अलग से बना दे रहा हूं। ठीक है, ये हमारा ऑफर कर्व है जर्मनी का और ये है इंग्लैंड का ऑफर कर्व। दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, है ना, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। वो ये दिखा रहा है ना, कि जर्मनी जो है, जर्मनी और इंग्लैंड है, इधर मान लेते हैं OC और इधर मान लेते हैं OL। ठीक है, क्लियर? मतलब ये दिखा रहा है कि जो इंग्लैंड है वो OC अमाउंट ऑफ क्लॉथ एक्सपोर्ट करने को रेडी है। क्यों? ताकि वो जर्मनी से OL अमाउंट ऑफ लिनन खरीद सके। ठीक है, ऑफर कर्व का मतलब ही वही होता है कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं दूसरे कंट्री को, हम कितना प्रोडक्ट अपना ऑफर कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्री को। ठीक है, तो जहां पे ऑफर कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, यहां पे प्राइस रेशियो लाइन भी दे देते हैं OT, है ना, जहां पर दोनों ही कंट्री का ऑफर कर्व इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, वही पॉइंट पर टर्म्स ऑफ ट्रेड का डिटर्मिनेशन होगा। ठीक है, अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। सबसे पहला है रेसिप्रोकल डिमांड। पहला क्या है? रेसिप्रोकल डिमांड। ये क्या है भाई? द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन रेसिप्रोकल डिमांड, दैट इज स्ट्रेंथ एंड द इलास्टिसिटी ऑफ ईच कंट्रीज डिमांड फॉर द अदर कंट्रीज प्रोडक्ट। मैंने वही बताया, अगर हम मान लीजिए पेन खरीद रहे हैं और अमेरिका से, और पेन का डिमांड हमारे पास इनइलास्टिक है, हम लोग पेन प्रोड्यूस करते ही नहीं है, तो अगर पेन थोड़ा महंगा भी हो गया तो हमको पेन खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर किसी कंट्री का प्रोडक्ट हमारे कंट्री में आ रहा है वो इनइलास्टिक है, तो हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो अनफेवरेबल जाएगा। ठीक है, हम कोई कमोडिटी अगर मान लो किसी को बेच रहे हैं और जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं जिस देश को, वहां पे उसका डिमांड इनइलास्टिक है, तो हमारे कंट्री का टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर होगा। लेकिन हम जिस कंट्री में कोई सामान बेच रहे हैं और वो इलास्टिक है उसका डिमांड, तो फिर हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है चेंज इन फैक्टर एंडोमेंट।
कहता है चेंज इन फैक्टर एंडोमेंट ऑफ अ कंट्री अफेक्ट इट्स टर्म्स ऑफ ट्रेड। फैक्टर एंडोमेंट का मतलब क्या होता है? कहता है फैक्टर एंडोमेंट का मतलब होता है साधन की उपलब्धता। जैसे हमारे पास मान लो लेबर घट गया, एग्रीकल्चरल लेबर घट गया, तो हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए चीज नहीं रहेगा, कम हो जाएगा प्रोडक्शन उसका, ठीक है। तो ऐसे केस में भी टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारा चेंज हो सकता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी हमारा बेटर हो गया, हम ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रहे, तो हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन टेस्ट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। कहता है इफ टेस्ट ऑफ अ कंट्री चेंज देन इट्स कंजम्पशन पैटर्न आल्सो चेंज विच कॉजेज चेंज इन पैटर्न ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। और इस कारण भी हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज होगा। जैसे हमारे कंट्री में मान लीजिए, है ना, पहले लोग जो है कीपैड वाला मोबाइल यूज करते थे, ठीक है। अब अचानक से क्या हो गया, अब सब स्मार्टफोन यूज करने लगे। तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ा मार्केट में कि जो स्मार्टफोन बनाने वाले जो कंपनीज थे, ठीक है, उनको ज्यादा प्रॉफिट होने लगा, है ना। तो हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड उसमें चेंज हो गया, क्योंकि हम अगर स्मार्टफोन बना नहीं रहे तो हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कहता है कोई भी कंट्री अगर बैकवर्ड टेक्नोलॉजी वगैरह अडॉप्ट करे, ठीक है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, अब काफी मान लो बैकवर्ड है कंट्री, सिंपली बैकवर्ड है, तो उसको डेवलपमेंट प्रोग्राम काफी सारे अपनाने पड़ेंगे। और जब डेवलपमेंट प्रोग्राम अपनाना होगा, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, उसको काफी सारे कैपिटल इंपोर्ट करने पड़ेंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टर्म्स ऑफ ट्रेड, है ना। जितना चीजें बताएं यही सबसे मिला जुला करके सवाल आता है, खास करके ये सब जो है ना सवाल मेजरमेंट का जो है वो सब अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। बाकी जो फैक्टर अफेक्टिंग था इससे भी सवाल अक्सर रहता है, ठीक है, तो आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। चलिए, धन्यवाद।